ये बैटल थ्रू द हेवंस फ्लेम एम्परर का एपिसोड नंबर 297 और इसमें हम बात करने वाले हैं लेडी कैनन के बारे में, मतलब थंडर गॉड कैनन। इसका जिक्र पिछले एपिसोड के लास्ट में हुआ था, अगर उसे मिस कर चुके तो हो सकता है आपने कई चीजें मिस कर दी हो। चलो अब यहीं से स्टोरी की शुरुआत करते हैं। जन इस नाम को सुनता है वो थोड़ा स्टंड हो गया था। आखिरकार ये शब्द उसके कान में पहली बार जा रहे होते हैं, लेकिन थंडर लॉर्ड के सीरियस एक्सप्रेशन को देख के वो समझ जाता है कि चीज बिल्कुल ऑर्डिनरी नहीं होने वाली। वहीं पे जब सोलिटर लॉर्ड ही सुनते हैं वो एकदम शॉक हो जाते हैं। खुद इस दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग्स में से एक होने की वजह से वो अच्छे से जानते थे कि इन पावरफुल सुप्रीम बीइंग्स की अल्टीमेट टेक्निक्स कितनी खास होती हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे सोलिटर लॉर्ड के पास होता है सोलिटर टेलिस्मैन, जो अपने सामने सोल बॉडीज को चींटियां समझता था। ऐसे थंडर लॉर्ड की अल्टीमेट टेक्निक का नाम होता है होली कैनन ऑफ थंडर एम्परर। जब थंडर एम्परर कैनन की पावर अनलीश होती है तो आसमान गिरता है और जमीन फट जाती है। बेसिकली इस कैनन का क्लासिक फ्रेज था। सोलिटर लॉर्ड खुद से बोलती है टिस्क टिस्क। तब असली बात हो रही है। वो थंडर लॉर्ड सोलिटर लॉर्ड के चेहरे पे एक्सप्रेशन को देख के अपने सर को हिलाती है। फिर वो जान की तरफ मुड़ के बोलती है, लिटिल गाय क्या लगता है? एक हेस की आवाज के साथ गहरी सांस भरते हुए जान बोलता है, ये मेरा ऑनर होगा। हालांकि वो नहीं जानता था कि थंडर कैनन क्या चीज है, लेकिन अगर इसने सोलिटर लॉर्ड को भी शॉक कर दिया है तो ये कम से कम उनके टेलिस्मैन के लेवल की चीज होगी। इस मोमेंट में दुकीफे, जो कि अब तक चुपचाप खड़ी थी, वो फाइनली कांपती हुई आवाज में कहती है, टीचर। हम उसकी लाल आंखों में एक जिद्दीपन को देख सकते हैं। थंडर लॉर्ड उसकी तरफ मुड़ के बोलती है, फेयर क्या परेशानी है? अपने अंदर करेज को इकट्ठा करके दुकीफे अपने माथे के पैटर्न को छूती है। वो बोलती है, मास्टर मैं रिनकार्नेटर नहीं होना चाहती, क्या आप इसे जियान को दे सकती हो? हालांकि वो नहीं जानती थी कि पावर क्या है, लेकिन इसके साथ आने वाली जिम्मेदारी का भी उसे आभास हो रहा था। भले वो डू टियानोंग की अकेली बेटी हो जिसपे पूरी थंडर वैली प्यार लुटाती है, और चाहे बचपन में ही उसे माँ का प्यार छूट गया हो, वो तब भी अपने लिए कुछ ग्रैंड नहीं चाहती थी। उसे बस नॉर्मल लड़की की तरह जीना था। लेकिन इस रिइंकार्नेशन की पावर ने उसके ऊपर एक अजीब सा वजन डाल दिया है। इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इतना सारा दर्द। इस लड़की के ऐसे डिमांड को सुन के थंडर लॉर्ड भी सरप्राइज हो जाती है। वो कहती है, फेयर ये तुम? उनके लेवल के स्टैंड पे पहुंचने के बाद अक्सर लोग घुटने टेक के पावर की भीख मांगा करते थे, लेकिन अब उल्टा हो रहा है। एक रिइंकार्नेटर की आइडेंटिटी इतनी प्रीशियस और रेयर होती है, लेकिन वो इस लड़की की आंखों में उस डर को भी महसूस कर पाती है। दुकीफे बोलती है, मैं बस नॉर्मल लड़कियों की तरह जीना चाहती हूँ। समय आने पे किसी से शादी करके बच्चों की देखभाल करना, एक शांति से भरी जिंदगी। दुकीफे ने अपनी जिंदगी में कई दुख देखे होते हैं और इसकी आवाज में भी शो हो रहे थे। ये सुन के जियान और सोलिटर लॉर्ड दोनों ही शांत हो जाते हैं। आफ्टर ऑल रिइंकार्नेशन बहुत बड़ी पावर थी, लेकिन ये उतना ही बड़ा वर्डन भी होती है। कुछ पलों की शांति के बाद थंडर लॉर्ड अपने सर को हिलाते हुए बोलती है, फेयर मैं ऐसी चीज को सच में फोर्स नहीं कर सकती हूँ। अगर तुम सच में से एक्सेप्ट नहीं करना चाहती हो तो मैं रिइंकार्नेशन के इम्प्रिंट को तुमसे हटा देती हूँ। क्लियरली अगर रिइंकार्नेशन सील को पूरे दिल से स्वीकार नहीं किया था तो अनप्रेडिक्टेबल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। दुकीफे कांपती हुई आवाज में बोलती है, थैंक यू। थंडर लॉर्ड कहती है, नहीं, आओ तुम मेरे साथ आओ। थंडर लॉर्ड की बॉडी से लिपटने वाले वो ग्रे थंडर दुकीफे को ढक लेते हैं। लगता है यहाँ पे कुछ होने वाला था। इस नजारे को देख के जियान बोलते हैं, मास्टर ये वो एकदम लॉस में था। उन्हें शुरुआत में लग रहा था कि डू टियानोंग बस एक पिता होने की वजह से भावनाओं बह गए, लेकिन अब लगता है उनकी सोच सच में ऊंची थी। ग्रे थाउजेंड वर्ल्ड के ऊपर हमला करने वाले इविल रेस का सामना करने में रिइंकार्नेटर्स का रोल बहुत बड़ा होगा, लेकिन इस रोल के साथ एक कीमत भी आती है, खुद का सैक्रिफाइस। और ऐसी मासूम लड़की से सब डिमांड करना। सोलिटर लॉर्ड भी हेल्पलेसली साय करके बोलते हैं, जाने दो। तभी थंडर लॉर्ड चीफे से एक वार्म और जेंटल आवाज में बोलती है, फेयर तुम्हें किस चीज का डर है? ऐसा लगता है शब्द वहां पहुंच जाते हैं जहाँ दिल के दरवाजों को दुकीफे ने बंद करके रखा था। वो कांपती आवाज में बोलती, मैं ये पावर कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। मुझे डर है कि मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी, जिससे जिनकी मुझे परवाह है उन्हें नुकसान पहुंचेगा। एक्चुअली मैं उस थंडर पावर से ढकने की वजह से अब जान भी उसकी कमजोरी से भरी बातें नहीं सुन सकता था, इसलिए वो अपना दिल खोल देती है। उसकी आंखें नम होती जाती हैं। अपनी बचपन की मेमोरीज की वजह से ये रिइंकार्नेशन सील उसका नाइटमेयर बन चुकी होती है। जब जब उसे फ्लक्चुएशन सेंस होती है वो बस किसी शांत जगह पे छिपना चाहती है। एक बार इसी पावर की वजह से आउट ऑफ कंट्रोल होके चीफे के हाथ से उसकी फ्रेंड की जान चली गई होती। वही वो मोमेंट था जब उसकी मदर ने इस पावर को सील करने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। कुछ समय तक शांत रहने के बाद थंडर लॉर्ड एक जेंटल टोन में उसे कंफर्ट करते हुए बोलती है, डोंट वरी, जब हम इस बार इस पावर को स्टेबलाइज करेंगे तुम ग्रेजुअली इसके ऊपर पूरा कंट्रोल हासिल कर पाओगी। फिर और एक्सीडेंट्स नहीं होने वाले। जब तुम मेरी पूरी पावर को मास्टर कर लोगी तुम्हारे द्वारा मेरा भी पुनर्जन्म होगा। लगता है दुकीफे के दिमाग में एक और विचार आया था। वो अचानक से पूछती तो तब क्या मैं जियान को भी सरपास कर पाऊंगी? थंडर लॉर्ड कॉन्फिडेंस से भरी स्माइल के साथ बोलती है, बिल्कुल। अपने हाथों को क्लेंच करके दुकीफे रिप्लाई करती
जाती है। ओके, उसके दिमाग में एक नया टारगेट आता है। इस लड़की के दिल में क्या है? ओल्ड मॉन्स्टर थंडरलॉर्ड इसे कैसे नहीं पढ़ पाती। वो कहती है लगता है तुम्हें जियान में काफी इंटरेस्ट है, क्यों? ये सुन के चीफे की बोलती बंद हो जाती है। वो लड़खड़ाती बोलती है नहीं, जियान के लिए वो कैसा फील करती है वो अभी श्योर नहीं थी। ये बिल्कुल फ्रेंडशिप जैसा भी नहीं होता, ये कुछ उससे खास होता है। लेकिन डीप डाउन उसे डरता कि कहीं अगर वो अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाई तो वो जियान को भी हर्ट कर देगी। थंडरलॉर्ड हंस के बोलती है वो लड़का जियान ग्रेट शाओ क्लैन से बिलोंग करता है। उस हेवन और अर्थ के महायुद्ध में शाओ क्लैन का सबसे बड़ा योगदान था। मुझे लगता है अभी शाओ क्लैन का वो आखिरी डिसेंडेंट होगा। वो भविष्य में जाके इविल रे से जरूर टकराएगा। अगर तुम मेरी पावर को हासिल कर पाती हो तो उस दिन तुम्हारे पास उसे सपोर्ट करने का मौका होगा। बच्ची, क्या तुम समझ रही हो कि मैं क्या कह रही हूँ? कुछ और चिकनी चुपड़ी बातें करने के बाद हम दुगीवे को फाइनली रिलैक्स होते हुए देखते हैं। वो अपनी सारी चिंताओं को गोली मार के बोलती मास्टर थैंक यू, चलो शुरू करते हैं। वो थी थंडरलॉर्ड की रिइनकार्नेटर। थंडरलॉर्ड स्माइल के साथ रिप्लाई करती है जब रिइनकार्नेशन कंप्लीट होगी तो मेरी स्टैंड को इनहेरिट करोगी, लेकिन चिंता मत करना, मैं तुम्हारे दिमाग के ऊपर कब्जा नहीं करने वाली, तुम तब भी तुम रहोगी। ये बोलते हुए थंडरलॉर्ड की बीच की उंगली प्रेस होती है दुगीवे के माथे पे। थंडरलॉर्ड का अवतार ग्लो करने लगा था और हम उस रहस्यमयी चमक को दुगीवे के माथे में जाते हुए देखते हैं। बार बार ये साइकिल रिपीट हो रही थी। दुगीवे का वो नाजुक शरीर और वैसी एंशिएंट मैजेस्टिक पावर को होल्ड करने लगा था जिसके पास दुनिया को शेक करने की पावर थी। बाहर से उन मिस्टीरियस फ्लक्चुएशंस को सेंस करके सोल्जर लॉर्ड भी स्माइल के साथ बोलते हैं तो रिइनकार्नेशन शुरू हो गई। जैन भी अपने सर को हिला के बोलता है सीनियर थंडर लॉर्ड को सच में पता है कि लोगों को कैसे गाइड किया जाए। वो नहीं जानता था कि थंडर लॉर्ड ने कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करके दुगीवे के डिसीजन को बदला, लेकिन आज यहाँ पे जो भी हो रहा है वो भविष्य में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालने वाला था। कुछ समय के बाद सोल्जर लॉर्ड अपने ध्यान को वापस लेते हैं और उनकी आंखें हल्की सी ग्लिंट होती हैं। वो कहते हैं क्योंकि तुमने थंडर लॉर्ड को प्रॉमिस कर दिया है तो टाइम आ चुका है उस ग्रेट अपॉर्चुनिटी को हासिल करने का जो तुम्हारा इंतजार कर रही है। जियान कहते हैं बिग अपॉर्चुनिटी। ग्लोबल बज के साउंड के साथ उस ग्रेट थंडर स्फीयर में से थंडर लॉर्ड का फिगर बाहर आता है। इन दोनों गुरु चेलों को ऐसे बात करते हुए देख वो डांटना शुरू कर देती हैं। थंडर लॉर्ड बोलती है तुम मूर्ख, हमेशा मेरे चांस के बारे में सोचते रहते हो। वो फॉर्चून में रिइनकार्नेटर के लिए था, आखिर इस लड़की का टर्न कब से आ गया? वैसे भी शाओ क्लैन से है, तुम शुक्र मनाओ कि मैं तुम दोनों को लात मार के बाहर नहीं निकाल रही हूँ। वैसे आवाज तो थंडर लॉर्ड की काफी डोमिनेटिंग होती है, लेकिन उनका अवतार बहुत इल्यूजरी हो चुका था। ऐसा लगता है किसी भी समय कोलैप्स हो सकता हो। जो चीज जियान को सबसे ज्यादा कंफ्यूज कर रही होती है वो ये थी कि आखिर शाओ क्लैन का ऐसा कौन सा मेंबर था जिस पर थंडर लॉर्ड इतनी ज्यादा गुस्सा है। क्या सोल्जर लॉर्ड बीच में चाव करते हुए बोलते हैं ऐसा मत करो, अभी दुगीवे तुम्हारी पावर को ऑब्जर्व कर रही है, वो ग्रेजुअली रिइनकार्नेशन को शुरू कर देगी, इसलिए थंडरबोल्ट का वो चांस नेचुरली मेरे डिसाइपल के हाथ में आना चाहिए। थंडर लॉर्ड भौं से गोड़ की बोलती है तुम्हारा डिसाइपल है, तुम सच में कंजूस हो। माइटी सोल्जर लॉर्ड एक्चुअली अपने डिसाइपल के लिए ऐसी बची कुछ चीजों को ढूंढ रहे हैं, अगर कहीं ये बात फैल जाती है। ये बोलते बोलते थंडर लॉर्ड अपनी आंखें रोल करते हैं। वो सेंस कर पाती हैं कि जियान के अंदर सोल्जर लॉर्ड की कोई भी इनहेरिटेड पावर नहीं थी। इन दोनों के बीच का वो मास्टर डिसाइपल रिलेशनशिप ये काफी खोखला सा लगता है। क्या हर एक शब्द सोल्जर लॉर्ड के एकदम हैमर जैसा था। वो खांसते हुए बोलते हैं बहुत बात हो गई, चलो शुरू करते हैं। वरना तुम मेरे डिसाइपल से एक्सपेक्ट मत करना कि वो फ्यूचर में इस लड़की को प्रोटेक्ट करेगा। बात ऐसी नहीं थी कि वो जियान की हेल्प नहीं करना चाहते हो, लेकिन उनकी ज्यादातर जानकारी गोस्ट रिजन की होती है और पावर्स भी यहाँ की चीजों की कंट्रोल कर सकती थी। वो जियान के यूजलेस होती है। थंडर लॉर्ड जियान की तरफ देख के बोलती है चीफ है, उससे मेरी रिइनकार्नेशन एनर्जी को ऑब्जर्व करने में अभी समय लगेगा। चलो तुम मेरे साथ आओ, लेकिन बच्चे याद रखना इसके बाद जब मेरे डिसाइपल की रिइनकार्नेशन पावर जगेगी तो चाहे इविल क्लैन हो या फिर उसकी सिन ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो बाकी की फोर्सेस हो, ये फेयर को टारगेट करने वाले हैं। अगर मेरी प्यारी डिसाइपल को कुछ भी होता है तो मैं जागूंगी, फिर तुम्हारे शाओ क्लैन का प्रोटेक्टर चाहे कितना ही पावरफुल हो, मैं पर्सनली तुम्हें तबाह करूंगी। ऑल्दो कहने को ये शब्द बस चेतावनी भरते, लेकिन इन्हें सुनकर जियान की खोपड़ी जलना गई थी। वो ओरिजिनली थंडर लॉर्ड से शाओ क्लैन के बारे में कुछ पूछने ही सोच रहा था, लेकिन अब चुपचाप से उन विचारों को दबा लेता है और रिस्पेक्टफुली हाथ कप करके बोलता है सीनियर, मैं जियान नेचुरली अपनी पूरी कोशिश करूंगा। नेक्स्ट मोमेंट में तीनों फिगर्स यहाँ से गायब हो जाते हैं। ये उस ग्रे कलर की झील के बिल्कुल बीच में अपीयर होते हैं। इससे पहले जब ये इसके ऊपर से उड़ के गए थे इन्हें कुछ खास सेंस नहीं हुआ होता, लेकिन अब तो इसके कोर एरिया में जहाँ पे नई क्रिस्टल बॉल दिखाई देती है। इसका साइज किसी हाथ के बराबर होगा, लेकिन और एकदम पावरफुल था। इस चीज को देख के जैन बॉय से गोड़ के बोलता है क्या एक सोल बीस्ट है या दो सोल? थंडर लॉर्ड एक्सप्लेन करती है ये है ले युआन, एक स्पेशल एनर्जी बॉडी है जिसे यहाँ की थंडर पावर ने फॉर्म किया है। तुम इसे डायरेक्टली अब्सॉर्ब कर सकते हो, ये मेरा तुम्हारे लिए गिफ्ट है। इसे रिफाइन करने के बाद तुम अपनी स्ट्रेंथ को
काफी इनहेंस होता हुआ पाओगे। तुम्हारी ओवरऑल पावर में काफी बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। बोलते बोलते वो अपनी उंगली को सामने टैप करती है, गूंजती है बज की साउंड। वो क्रिस्टल बॉल ट्रेम्बल होती है। ये देख के थंडरलॉर्ड स्माइल के साथ बोलती है, ओ इसके अंदर अब भी अवेयरनेस मौजूद है कि कैसे तुम खुद हैंडल करो। इसी के साथ थंडरलॉर्ड का फिगर फिर से दुखी फे वाले कोकून में चला जाता है। यहाँ के लिए सोल्टर लॉर्ड और जियान रह गए थे। इसी पर अचानक से क्रैक 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 की आवाजों के साथ वो क्रिस्टल बॉल अनस्टेबल होती हुई दिखाई देती है। फिर ये फट गई थी। वो डेजलिंग रेड थंडर ऑफ सीधे जियान की तरफ शूट होता है। इसके अंदर की ओवरवेलिंग एनर्जी को सेंस करके उसका दिल कांप गया था। वो कहता है क्या वॉलेंट एनर्जी है। लगता है अब भी इसके अंदर थंडर लॉर्ड की थोड़ी सी एसेंस एनर्जी मौजूद थी जिसे सबड्यू करना आसान नहीं होगा। गरगल गरगल की आवाजों के साथ वो ग्रे लेयुआन जियान की इमोशनल फ्लक्चुएशंस को तुरंत सेंस कर लेता है। ये विगल करते हुए आकार लेने लगता है एक फीमेल फॉर्म का। जो फिगर जियान के सामने अपीयर हुआ था उसे देख के वो वहीं पे जम गया था। जियान कहते जूनर। उसके वो लंबे झरने जैसे नीले रंग के बाल, साथ में वो फ्लॉलेस डेलिकेट स्किन और वो जाना पहचाना कैप्टिवेटिंग चेहरा, ये बिल्कुल जूनर जैसी होती है। जब वो स्लाइड कर्टन के अंदर से थंडरलॉर्ड इस नजारे को देखती है, वो अपने सिर को हिला के बोलती है लड़का सच में एक प्ले बॉय है, बिल्कुल इसके शाहरुख के एंसेस्टर की तरह अनोइंग। वो एनर्जी शैडो किसी तितली की तरह नीचे आती हुई बोलती है, बट जियान मुझे आपका कब से इंतजार था, आओ जूनर के साथ आओ। इस एनर्जी बॉडी के मुंह से शब्द बाहर ही आए थे। तभी क्रैश की साउंड के साथ वे ग्रे लाइट में बदल के जियान के ऊपर टूट पड़ती है। वो अपनी आंखें बंद करके बोलता है जूनर इस घोस्ट रेम के खत्म होने के बाद मैं तुम्हें ढूंढने के लिए जरूर आऊंगा। इसी साथ इरट हुआ था डेजलिंग होली फ्लेम का ऑरा, जो थड़न थड़न की साउंड के साथ अपनी तरफ आ रही ग्रे लाइट को तुरंत अपने कब्जे में ले लेता है। वो ग्रे लाइट फिगर चिल्ला के बोलते है होली फ्लेम, लेकिन उसे रिएक्ट करने का मौका नहीं मिला था। बाबा से अपने ले युआन की फॉर्म को हासिल करके वो लाइट ऑर्ब धार के बोलता है इंसान सच में डिस्पिकेबल और शेमलेस होते हैं, मतलब घटिया और बेशर्म। उस ले युआन की पावर एक पीक टू स्टार दोशियान को भी बिल्कुल दिन में तारे दिखाने के लिए काफी थी, लेकिन होली फ्लेम के सामने उसकी डिग्निटी को भी झुकना पड़ता है। उसे डेवावर होना होगा। जन कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ बोलते है उसका फॉर्म लेने के लिए तुम्हें खुद को कोसना चाहिए। फिर बिना एक और शब्द बर्बाद करते हुए वो अपने हाथ को उठाता है। सिजल की साउंड के साथ रिलीज होती है होली फ्लेम की वेव्स जो ले युआन को कंज्यूम करने लगती हैं। वो पावर चाहे कितनी भी स्ट्रगल करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन इसका फेट सील हो चुका था। ये धधकती हुई होली फ्लेम की ज्वाला करीब 3 घंटों तक अपनी रिफाइनमेंट करती रहती है। अब तक वो ले युआन की कॉन्शियसनेस गायब हो गई थी। पीछे रह जाता है बस प्योरेस्ट एनर्जी का फॉर्म। अपने हाथ में इस ग्रे लाइट एनर्जी क्रिस्टल को लेके जियान कहते हैं अब मेरी नरिशमेंट बनो। ये सीधा उसके आईब्रोज के बीच में अब्सॉर्ब हो जाता है और इसी के साथ शुरू होती है जियान की मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन। स्पेस में गूंजने लगती है बस 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 की आवाजें। इस एनर्जी को सॉल्व करते ही वो पावर बहुत तेजी से उसके सारी मांसपेशियों और हड्डियों में फैलने लगी थी। हालांकि जाने से पहले भी सोल एसेंस को ऑब्जॉर्व करके कल्टिवेट कर चुका है, लेकिन इस बार उसे महसूस हो रहा था कि कुछ मिसिंग है। बिना उसके वो ले युआन की एनर्जी को रिफाइन नहीं कर पाएगा। उसके दिल में एक डाउट आता है। जियान कहता है ऐसी इमेंस थंडर एनर्जी क्या मुझे ब्रेक थ्रू करवा सकती है। बिना हेजिटेशन के अपनी आंखें बंद करता है। उसका पूरा फोकस होता है इस थंडर एसेंस को ऑब्जॉर्व करने पे। शुरुआत में ग्रे ले युआन जियान को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है उसकी बॉडी में से बूम 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 की मफल थंडर क्लैप्स की आवाजें हर कुछ समय के बाद सुनाई देने लगी थी। इवेंचुअली साउंड्स दहाड़ों में बदल जाते हैं जो इस पूरे ग्रे ले को झंझनाने लगते हैं। अब जियान को फाइनली एहसास होता है कि इस ले युआन को रिफाइन करना तो बस पहला स्टेप है। इसे कम्प्लीटली अब्सॉर्ब करने के लिए उसे इस थंडर्स फोर्स को सहना होगा। अपने कांपते हुए दिल को कंट्रोल करते हुए जियान बोलता है ये थंडर की पावर, इसके अंदर सच में थंडर लॉर्ड का ऑरा मौजूद है और इसकी पावर को कई गुना मल्टीप्लाई करने के लिए काफी था। इस प्रक्रिया से जियान गुजर रहा था। सोल्टर लॉर्ड उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। वो बस एक हल्की आवाज में कहते हैं इस थंडर एसेंस को अब्सॉर्ब करना आसान नहीं होगा। तुम भले ले युआन की स्पिरिट को डिवावर भी कर लेते हो, तब भी थंडर फोर्स की वो बैकलैश अंत में जाके बहुत बड़ी परेशानियां खड़ी करेगी। उसने जिस ले युआन को सॉलो किया था उसमें हो रहे बदलाव को जियान अच्छे सेंस करता है। अचानक से ग्रे लेक में चारों तरफ से जी की साउंड के साथ कई बिजलियों के पहने पहने भाले जैसी चीजें बनती हैं, जिनका निशाना जियान था। इन्हें सेंस करके उसके हाव बदल गए थे। अपनी रिफाइनिंग प्रोसेस को रोका नहीं जा सकता था और न ही वो डॉज कर सकता था इन अटैक्स को। वो बिना हेजिटेशन के अपनी स्टैंड को बुलाता है। जियान कहते हैं होली फ्लेम की पावर, ड्रैगन गॉड की फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। हम थम के साउंड के साथ उसकी बॉडी से पावरफुल ऑरे रिलीज होते हैं, लेकिन लगता है वो बिजलियां इसे चुनौती की तरह देखती हैं। ये जियान से टकराना शुरू हो जाती है। लेक में गूंजने लगती है बूमिंग आवाजें। जियान का फिगर लगातार डामाडोल हो रहा था। ये देख के सोल्टर लॉर्ड अपने सिर को हिला के बोलते हैं थंडर लॉर्ड जिस थंडर पावर को कंट्रोल करती है वो थंडर की दुनिया में सुप्रीम कही जाती है। इसे अब्सॉर्ब करना इतना आसान कैसे हो सकता है। तुम्हें इस थंडर बैप्टिज्म को सर्वाइव करना होगा, वरना हाथ में कुछ नहीं लगने वाला
वाला। वैसे भी अगर तुम भविष्य में थंडर एम्पर के कैनन को कल्टिवेट करना चाहते हो तो यहाँ पे फेलियर बिल्कुल ऑप्शन से बाहर है। जब वो लड़की चीफ है अपनी रिइंकार्नेशन को कंप्लीट करेगी, वो लेडी कैनन तुम्हारे दिमाग में अपीयर होगा, लेकिन उसकी फाउंडेशन ये थंडर पावर है। जिन अपने सिर को उठा के ग्रे लेक को देखता है। हर एक सेकंड के साथ वो थंडर्स पावर ग्रो हो रही थी। क्या सच में लाइटिंग वेव्स को सर्वाइव कर सकता है? वो याद करता है काइलिन, मेड्यूसा और शाओक्लैन के बारे में। फिर वो डिटर्मिनेशन के साथ अपनी दांती मींच लेता है। वो गड़गड़ाने वाली बिजलियां किसी फिरोशियस बीस्ट की तरह जियान के ऊपर युद्ध का ऐलान कर देती हैं। इनका जवाब देती हैं होली फ्लेम्स, लेकिन तब भी काफी नहीं था। गूंजती है बैम की साउंड। वो 1000 मीटर चौड़ा थंडरबोल्ट जियान की फुटबॉल बना देता है। हम उसके मुंह से खून की उल्टी होते हुए देखते हैं, लेकिन इससे पहले जियान रिकवर भी हो पाता, एक और थंडरबोल्ट नीचे आया था, जिससे उसके एक्सप्रेशन एक्सट्रीमली मिजरेबल हो जाते हैं। हाँ, ये प्रक्रिया रुकती नहीं है, लेकिन हालांकि ये थंडर पावर जियान को कराने में मजबूर कर रही थी, लेकिन हर बार इसका सामना करने पे वो ग्रे ले युआन जो उसके शरीर के अंदर होती है, उसका छोटा सा हिस्सा रिफाइन हो जाया करता था और उसके शरीर को ढकने लगती है गोल्डन लाइट। और बिजली से टकरावट के साथ इसका ऑरा और भी डोमिनेटिंग होता जाता है। अपने शरीर में हो रहे ऐसे बदलाव को देख के उसके चेहरे पे जाती है कड़वाहट से भरी स्माइल। वो कहता है गोल्डन लाइट, तो क्या ये ड्रैगन गॉड की सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन का साइन है? इस कल्टीवेशन मेथड के हिसाब से सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन में कोई स्पेशल एनवायरमेंटल कंडीशन नहीं चाहिए, इसलिए जियान ने भी सोचा नहीं था कि ये ट्रांसफॉर्मेशन इस समय अभिगन होगी। उन बिजलियों को आना बंद नहीं होता, लेकिन जियान धीरे धीरे रिकवर करने लगता है। हर बूम के साउंड के साथ एक ड्रैगन की दहाड़ की आवाज भी गूंजती है। जैसे जैसे ड्रैगन रोल और भी तेज होते हैं, अब तक जियान को ओवरपावरिंग कर रही वो ग्रे थंडर्स धीरे धीरे फोर्स बैक होने लगती हैं। क्लियरली थंडर लॉर्ड और गोल्डन ड्रैगन के बीच में स्ट्रेंथ का बहुत बड़ा अंतर था। थंडर लॉर्ड जो कि लाइटिंग कोकून के अंदर डुके पे पूरा ध्यान दे रही होती हैं, वो भी अचानक से उस गोल्डन ऑरे को फील करती हैं। उनके चेहरे पे शॉक्ड एक्सप्रेशन अपीयर हुआ था। थंडर लॉर्ड कहती हैं ये ड्रैगन ऑरा है, इम्पॉसिबल। तभी जियान की आवाज जिसमें ड्रैगन की पावर आ चुकी थी, वो धाड़ के बोलता है ड्रैगन गॉड की सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन लॉन्ग वे। एक भयानक रोर सुनाई देता है जो पूरी लेक में फैल गया था, लेकिन कुछ समय के बाद जियान के चेहरे पे एकदम ब्लैंक एक्सप्रेशन अपीयर हुए थे। वो हताशा से भरी आवाज में कहता है ये सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन इतनी यूजलेस कैसे है? पहली ट्रांसफॉर्मेशन ने उसके शरीर को एकदम लो वॉर्न ड्रैगन के लेवल पे पहुंचा दिया था, जिससे वो सेम लेवल के एक्सपर्ट्स को बस अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ पे रिलाई करते हुए दबा सकता था। ये सच में ओवरवेलमिंग इंप्रूवमेंट्स थे। लेकिन सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन इसने बस जियान को एक ऑरा दिया है, वो ड्रैगन की पावर वाला ऑरा। ये भले ही गोल्डन ड्रैगन के इनिट ऑरे से थोड़ा सिमिलर हो, लेकिन इसका प्रभाव बस ड्रैगन ब्लड लाइन वाले भी उसके ऊपर ही हो सकता था। अभी के जियान के लिए बिल्कुल टेस्टलेस होता है। क्या डिसअपॉइंट फील करने की उसे जरूरत नहीं थी। वो चुपचाप से नोट करके बोलता है चाहे कुछ भी हो, क्योंकि मैंने सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन में ब्रेक थ्रू कर लिया है, वो तीसरी वाली दूर नहीं होगी। हाउएवर ये शब्द उसके होठों से बस निकले ही थे, तभी उसके शरीर के अंदर की वो लेयुआन अपने आप ही वॉलेंटली फैलना शुरू हो जाती है। जियान के शरीर का वो दो कोर टेरिफाइंग स्पीड से वाइब्रेट करने लगा था। ये ऑब्जर्व कर रहा होता उस थंडर पावर को। वो कहता है रुको, ये क्या हो रहा है? अपने दो कोर में से एनर्जी के सैलाब को जाते हुए महसूस करके जियान फील करता है कि उसकी कल्टिवेशन स्टेज किसी रॉकेट की तरह ऊपर उठी है। वो आंखें बंद करके इस एनर्जी को सर्कुलेट करना शुरू कर देता है। हम सीधा फास्ट फॉरवर्ड करके 1 घंटे बाद का सीन देखते हैं। अभी जस्ट अपनी आंखें खुलने वाला जियान एक हल्की स्माइल के साथ बोलता है टू स्टार दोशियान परफेक्शन। इस पॉइंट पे वो लेयुआन की पावर जियान के शरीर का हिस्सा बन चुकी थी, जिससे वो पीक 2 स्टार देवमोटल में एडवांस कर लेता है। इसी पल हमारे सामने का नजारा बदलता है। थंडर पॉइंट के बाहर एक समूह जो कि कई लोगों से बना होता है, वो एक दूसरे को काफी अनईजी नजरों से देखते हैं। इनमें से एक बोलता है जियान और बाकियों को थंडर पॉइंट में गए हुए ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका है, ये तक बाहर क्यों नहीं आए? बात ऐसे थी कंटेस्टेंट्स में ज्यादातर लोग थंडर पॉइंट के अंदर एंटर कर पाए थे, लेकिन किसी की कोर एरिया में जाने की हिम्मत नहीं होती है। बाहरी इलाके से कुछ रिवॉर्ड्स को हासिल करने के बाद ही ये चुपचाप से अपने कदम पीछे लेते हैं। आखिरकार उस टेरिफाइंग थंडर पावर का सामना करना ये किसी के लिए भी आसान नहीं होता है। लियू चिन जिसकी ब्यूटीफुल आंखें फ्लिकर हो रही होती है, वो आसमान में थंडर पॉइंट के उस एंट्रेंस की तरफ देखती है। वो कहती है थंडर पॉइंट के कोर एरिया में सच में कोई ट्रेजर मौजूद है, लेकिन वहाँ की रिस्ट्रिक्शंस कुछ ज्यादा ही डरावनी है। हमारी स्ट्रेंथ के साथ भी हम वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं। ऑल्दो लियू चिन के पास होली सी के कई पावरफुल ट्रेजर्स थे, लेकिन थंडर पॉइंट की उस पावर के सामने वो भी असहाय होती है। येंची भी हेल्पलेसली अपने सिर को हिला के बोलती है जाने दो, उम्मीद करती हूँ वो सफल रहे। अब तक जो बाहर नहीं लौट पाए थे उनमें से म्यूगे, जियान और दुकी पे ही होते हैं। चाहे इन तीनों में से ग्रेट फॉर्चून किसी को भी मिले, ये सबके लिए बहुत फायदे की बात है। इस ग्रुप में एक पॉपुलर नौजवान आगे बढ़ के बोलता है मिस येंची, थंडर पॉइंट के बाहर इविल रेस ने सब कुछ करोड़ कर दिया है। ये थंडर पॉइंट ही हमारी आखिरी रहने की जगह है, और तो हमें से कोई भी अब तक थंडर वैली के लोगों से कांटेक्ट नहीं कर पाया। वैसे येंची की कुछ बोलने की इच्छा तो नहीं होती, लेकिन हजारों डिसाइपल्स की उम्मीद
उम्मीद से भरी आंखों को देख के, जिनमें डर और पैनिक साफ दिखाई देता है। वो खुद को कंफर्ट से भरी बातें बोलने से रोक नहीं पाती। यंची कहती है डोंट वरी, हम उन्हें हैंडल कर सकते हैं। इसी पर ऊपर के वार्ड में से कुछ बैंग 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 की साउंड एमिट होती हैं। बाहर एक फिगर आया था, लेकिन फिगर इस तरीके से काला हो चुका होता है कि इसे पहचानने में भी लोगों को काफी एफर्ट लगाना पड़ता है। इसकी अपीयरेंस बहुत मिजरेबल थी। ये जैसे स्पेशल बैरियर से बाहर आता है वो तुरंत ही नीचे गिरने लगता है। कई लोग तुरंत ही उसे जाके सपोर्ट करते हैं। वो फिगर अपने सिर को खुजाते हुए बोलता है सॉरी। यंची भौं से कोट के बोलती मूगे तुम भी फेल हो गए। म्यूगे के चेहरे पे कड़वाहट से भरी स्माइल थी। वो बताता है थंडर पॉइंट के कोर में जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उस उनके पास ही जाने से मेरी ऐसी हालत हो गई है, मैं उन्हें ब्रेक नहीं कर पाया। ये सुन के लोगों ने जस्ट अपने सिर को हिलाना शुरू ही किया था, तभी थंडर पॉइंट में एक तेज आवाज गूंजती है। वो आवाज कहती कायर इंसानों बाहर मरने के लिए आ जाओ। जब लोग इस आवाज को फॉलो करते हैं ऊपर की तरफ, इन्हें अनगिनत नीले रंग की रोशनियां इस झील के ऊपर गोल गोल घूमती हुई दिखाई देती हैं। इनमें जो बीच में ब्लू लाइट से ढका हुआ बंदा खड़ा हुआ था उसके चेहरे पे एक ईरी स्माइल थी। इस फिगर को लोग तुरंत पहचान लेते हैं। वो शौक से भरी आवाज में बोलते हैं हुआफे। फेंग साई करके बोलता है मैं तभी कहूँ इतने समय में हमने हुआफे को क्यों नहीं देखा। तो वो इविल इसके कंट्रोल में आ चुका है। यंजी की ब्यूटीफुल आंखों में हेजिटेशन दिखाई दे रही थी और उसका दिल काफी भारी होता है। वो कहती 3 स्टार दोषण अर्ली स्टेज की स्ट्रेंथ। हुआफे अपनी कोल्ड और अजीब सी आवाज में बोलता है क्या तुम इंसान अब चूहे बन चुके हो जो अपने बिल में घुस के बैठे हो। उस इविल पावर के कंट्रोल में आने के बाद हुआफे का टेम्परमेंट और पावर सब कुछ बदल चुके थे। ये सिनेस्टर हो जाते हैं। यंची की फ्लक्चुएट होती हुई ऑरे को सेंस करके कुछ लोग बोलते हैं सीनियर सिस्टर यंची आप प्लीज अपने आप को संभालो, हमें सीनियर ब्रदर जियान और बाकियों के बाहर आने का इंतजार करना होगा। यंची अपने होठों को बाइट करके बोलती है उसकी आंखों से एक आंसू नीचे आता है। शुश के साउंड के साथ हुआफे के बगल में कई और फिगर्स अपीयर होते हैं। ये भी सभी कंटेस्टेंट्स थे। वो बोलते हैं लॉर्ड ये लोग थंडर पॉइंट में घुस के बैठे हैं, हमें क्या करना चाहिए। हुआफे मर्सिलेस टोन में बोलते अटैक, थंडर पॉइंट के ऊपर हमला कर दो। उसके सबोर्डिनेट पूछते हैं लेकिन लॉर्ड ये थंडर एनर्जी हमारी फोर्सेस को तबाह कर सकती है। हुआफे मानता नहीं है। वो फिर से दोहराता है अटैक, हमें हर कीमत पर अटैक करना होगा क्योंकि उस ग्रीन रोड मैन को जिया ने तबाह कर दिया था। तो लीडर पोजीशन हुआफे को मिल चुकी होती है और उसकी कमांड को डिफाई करने की किसी की हिम्मत नहीं होती, फिर चाहे कितनी भारी नुकसानों का सामना करना पड़े। एक के बाद एक अटैक्स लॉन्च होते हैं जो नीले रंग की इविल पावर को रखते थे। इस झील की सतह पे बूम बूम की आवाजें उसे टकराते हैं, लेकिन पानी की वजह से आवाजें मफल्ड हो जाती हैं। ऑफ कोर्स जो घुसपैठी है थंडर स्पिरिट लेके पास आने की कोशिश करते हैं। गूंजती है जी की आवाजें और टायरानिकल थंडर पावर इन सभी को जला के राख कर देती है। ये देख के भले लोग थोड़ा रिलीफ फील कर रहे हो, लेकिन ऐसा ल्यूचिंग और यंची के बारे में नहीं था। ल्यूचिंग कहती है सही नहीं है, भले ही थंडर पॉइंट पावरफुल हो लेकिन हर बार इन इविल बीइंग्स को खत्म करने में इसकी एनर्जी कंज्यूम हो रही है। बहुत जल्दी हमें प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, चलो फाइट बैक करते हैं। ये सुन के लोगों ने नोट किया था। नीचे से भी पावरफुल अटैक रिलीज होने लगे थे। कोई कहता है सोनिक थंडर, कोई कहता है वाटर केन, तो कोई विंड ईगल टेक्निक का इस्तेमाल करता है। दोनों पार्टीज के अटैक से एक दूसरे से टकराते हैं, फैलती हैं डेज़लिंग फ्लक्चुएशंस और माहौल काफी क्योटिक हो जाता है। पर इस नजारे को देख रहा इविल हुआफे हंसना शुरू ही करने वाला था, तभी थंडर पॉइंट का पानी उबलता है। गूंजती एक हम की साउंड जो अपने साथ एक टेरिफाइंग पावर को लाती है। ये आवाज जो कि शॉकवेव में ट्रांसफॉर्म हो गई थी वो झील में गई सारी इविल पावर को बाहर निकाल देती है और हुआफे के एक्सप्रेशन ड्रास्टिकली चेंज होते हैं। एट द सेम टाइम जो नीचे पावर हाउसेस मौजूद थे उनकी आंखें थंडर वॉइड पूल के बिल्कुल बीच में जाती हैं। लीचिंग कहती चीफ है और डिसाइपल बोलते हैं मिस वैली मास्टर। तभी ओल्ड मैन ले जाओ का फिगर भी अपीयर हुआ था। वो साय करके बोलते हैं फ्लक्चुएशंस इन लिटिल वंस ने सच में कर दिखाया। नेक्स्ट मोमेंट में वॉइड थंडर पॉइंट में से दो फिगर्स इमर्ज हुए थे। ये दुकी फौजियान होते हैं। जब ओल्ड मैन ले जाओ ने इन दोनों के ऑरे को सेंस किया था, हम उनकी आंखों में एक अजीब सी लाइट को फ्लैश होते हुए देखते हैं। हालांकि थंडर पॉइंट की गहराई में थंडर लॉर्ड की जो रेमिनेंट सोल मौजूद है उसने कभी अपने आप को रिवील नहीं किया था, लेकिन तभी वो बता सकते हैं कि इन दोनों में खासकर दुकीफे एक एस्टोनिशिंग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर चुकी है। दुकीफे जियान की तरफ देखे एक अपॉलजी से भरी टोन में बोलती है जियान आगे की चीजों को तुम संभालो। गूंजते एक कोल्ड साउंड की साउंड। वो कहता है होली फ्लेम। उसकी होली फ्लेम का ऑरा फैलना शुरू हो गया था। वहीं पे दुकीफे जिसकी आईब्रोज के बीच में वो लाइटिंग रून चमक रहा होता है, वो धीरे धीरे ओल्ड मैन ले जाओ के पास जाके बोलती है सीनियर प्लीज मुझे उस फॉरवर्डन एरिया के पास ले चलिए। जन पीछे मुड़ के स्माइल के साथ बोलता है चलो साथ में चलते हैं। आखिरकार मैंने सीनियर से प्रॉमिस जो किया है मैं अपने शब्दों से लौट कैसे सकता हूँ। दुकीफे रिप्लाई करती है लेकिन इस थंडर स्पिरिट लेक पे पहले ही हमला कर दिया गया है, हमें इस जगह को गार्ड करने के लिए भी किसी को छोड़ना होगा। ऐसी बात नहीं थी कि वो जियान के साथ नहीं जाना चाहती थी, लेकिन यहाँ पे हजारों लोगों की जान की बात है। जियान की फाइटिंग पावर कैसी सबको मालूम पड़ गया था, इसलिए दुकीफे बस अपने पर्सनल फायदे के लिए और उनके साथ अन्याय नहीं करना चाहती थी। इससे
इससे पहले जियान की मुझे कोई रिप्लाई की आवाज आती है। मुगे फेंगू जैसे लोग आगे बढ़ के बोलते हैं चिंता मत करो, तुम दोनों जाओ, हम अभी यहाँ पे हैं। फिर चाहे हमें अपनी आखिरी स्ट्रेंथ का भी इस्तेमाल करना पड़े, तुम दोनों के लौटने तक हम इस जगह को प्रोटेक्ट करेंगे। ये सब जानते थे कि थंडर टूम की और भी गहराई में, खासकर जहाँ पे वो फॉरबिडन एरिया है, और जाने की इनके पास क्वालिफिकेशंस नहीं है। ये दोनों ही सबकी आखिरी उम्मीद है, इसलिए सब मिलकर जियान और दुखीफे को और भी पावरफुल चीजों को हासिल करने का मौका देते हैं। ओल्ड मैन ले जाओ भी चीफे को दिलासा देते हैं। वो कहते हैं बच्चे चिंता मत करो, क्योंकि थंडर पॉइंट की वो चीज अब सही सक्सेसर के हाथ में आ चुकी है। मेरा यहाँ पे रहने का टास्क भी कंप्लीट हो गया है। उन दोनों को फॉरबिडन जोन में पहुंचाने के बाद मैं वापस आके इस थंडरपोल को गार्ड करूंगा। मेरे होते हुए इविल विंग्स की मनमानी नहीं चलने वाली। ये सुन के दुखीफे और जियान बाव करके बोलते हैं सीनियर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी रिलीफ फील करते हैं। अपने चेहरे पे सेटिस्फेक्शन से भरी स्माइल के साथ मिगली ले जाओ ने अपने हाथ को वेव किया था। स्पेस बैंक बज के साउंड के साथ चरमराता है। उस जगह पे स्पेस क्रैक बन गया था। ये ग्रे स्पेस चैनल सीधा थंडर टूम के कोर से जोड़ता है। इस स्पेस चैनल के बनते ही लोग ऐसे ऑपरेसिव ऑरे को फील करते हैं जो सबके रोंगटे खड़े कर देता है। एक बार एक दूसरे की नजरों में देख के जियान कहता है लेट्स गो। अगले मोमेंट में दोनों के फिगर डिसअपियर हो गए थे, बट तभी चैनल से म्यूगो को कुछ एहसास होता है। वो कहता है रुको, इन दोनों के बारे में कुछ सही नहीं है। तो दोशान की पीक की स्ट्रेंथ एक्चुअली अभी तक दोनों ने अपने ऑरे को रिलीज नहीं किया था, लेकिन स्पेस पैसेज में जाने के लिए ये अपनी एनर्जी से खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। ये दोनों के स्ट्रेंथ के राज खोल देती है। नजारा एक बार फिर से बदलता है। थंडर टूम की गहराई में एक रियल जहाँ अंधकार के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता, ना ही कोई लिविंग ऑरा फील होता है। ये डार्कनेस इतनी ज्यादा ऑप्रेसिव और सफोकेटिंग थी कि इसके संपर्क में आने वाला कोई भी करप्ट हो सकता है। लेकिन इसी अवेस के बीच में एक चीज चांदी की तरह चमकती है। शैडोज में मौजूद 3 फिगर्स में से एक बोलता है माय लॉर्ड अब हमें क्या करना है। वो यूजन जिसका चेहरा फ्रस्ट्रेशन से भरा होता है, वो डेमेंड करके बोलता है हमारे सामने सर झुकाने को तैयार नहीं है। फिर चाहे से मौत का सामना क्यों न करना पड़े, हमारे पास ऐसी स्ट्रेंथ होते हुए भी हम उस प्रोटेक्टिव फोर्स को शैटर नहीं कर सकते। आफ्टर ऑल ये एक जेन्युइन 5 स्टार दोषयान है। इन तीनों फिगर्स ने ब्लैक रोब पहन रखी थी जो कि इनके चेहरों को बहुत अच्छे से ढक रही थी। ये और कोई नहीं बल्कि घोस्ट क्लैन का लीडर यूहुआन और उसके 2 सबसे पावरफुल जनरल यूजुन और हुआनजुन थे। तीनों की स्ट्रेंथ होती 4 स्टार दोषयान लेवल पे। वही भी यूहुआन तो 4 स्टार दोषयान के पीक पे था। इस इरी डार्कनेस में यूजुन की आंखें उस इविल एमरल्ड ग्रीन कलर से चमकती हैं। दूसरी तरफ हुआनजुन की आंखों में वो नीले रंग का ग्लो होता है। अपनी उंगली पे उस डेमोनिक इविल एनर्जी को अलग अलग शेप्स में बनाते हुए यूजुन कहता है ये चीज लगता है किसी नॉर्मल खजाने को प्रोटेक्ट नहीं कर रही है। आखिरकार ये डू टियानहोंग का मास्टर है। वो डू टियानहोंग जिसकी कोई खास पहचान नहीं थी, लेकिन जब से उस थंडर टूम से गया है उसकी स्ट्रेंथ टॉप टियर के पावर हाउस के बराबर हो गई है। लगता है डू टियानहोंग को पावर देने वाला और कोई नहीं बल्कि यही व्यक्ति होगा। अगर वैसे मिलने की वजह से 5 स्टार दोषयान की स्ट्रेंथ को पोजेस कर सकता है, तो जब तक मैं इस ओल्ड मैन के शरीर से उन सीक्रेट्स को समझ नहीं पाते हैं, हम डू टियानहोंग का सामना नहीं कर पाएंगे। फाइनली इविल घोस्ट क्लैन का लॉर्ड यूहुआन जिसकी आंखें 2 रंगों से चमक रही होती है, वो अपनी अनसेटलिंग आवाज में कहते हैं चलो हम इंतजार करते हैं। अगर कोई और विकल्प नहीं बचा तो हमें फोर्स का यूज करना होगा, फिर चाहे वो थंडर वैली के लोगों का ध्यान क्यों ना आकर्षित कर ले। अब क्या इसका षड्यंत्र सफल होने वाला है? हमें इसका आंसर आगे के 3 से 4 एपिसोड्स में मिलेगा। बस एक बात मैं क्लियर कर सकता हूँ कि अब आगे की स्टोरी इतनी ज्यादा ऑसम होने वाली है जिसके बारे में तुम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। आई मीन मैं किसकी बात कर रहा हूँ वो नेक्स्ट एपिसोड से आपके समझ में आना शुरू हो जाएगा। खुल रहे होंगे बहुत बड़े बड़े राज और एक से एक हाई लेवल की बैटल्स देखने को मिलेंगी। उसके बारे में सोच के तो मेरी धड़कन अभी से बढ़ गई है। अगर आप भी उन ऑसम एपिसोड्स को मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, जिससे रिलीज होती वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और हाँ, अगर आपसे नेक्स्ट एपिसोड का वेट नहीं किया जा रहा है, उसे देखना चाहते हो आज शाम को ही, तो बन सकते हो चैनल की मेंबरशिप का हिस्सा, जिससे आप एंजॉय कर पाओगे अर्ली एक्सेस वीडियोस को। ऑफ कोर्स जो लोग हमेशा सबसे 2 से 3 एपिसोड आगे रहना चाहते हैं वो अपने लेवल्स को इमोर्टल एम्परर या उसी पर अपग्रेड कर सकते हैं। चॉइस है आपके हाथ में। ज्वाइन का ऑप्शन चैनल के होम पेज और सब्सक्राइब के साइड में मिलेगा, उसे चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना। वैसे अगर इस एपिसोड से रिगार्डिंग आपके दिमाग में कोई सवाल हो या थोड़ी बहुत तारीफ करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन को बिल्कुल ज्वाइन करना। अब तुम्हारा भाई आराम करने जा रहा है, सो स्टे हेल्दी, टाटा बाय बाय।